हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं विनोद सरोवा और आज हिंदी साहित्य पर एक वीडियो लेकर आया हूं। अभी हम इसी पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य को कुल मिला के 4 भागों में बांटा गया है। पहला इसका भाग जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल के बारे में इस पे चर्चा होगी। 4 प्रश्न आएंगे, वो अलग से बात करेंगे उस पर। वर्तमान में फिलहाल हम देख रहे हैं काव्यांग परिचय। इसमें से काव्यांग परिचय में से 16 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, काव्यांग प्रश्न परिचय में से 16 नंबर के आएंगे। उसमें से 2 नंबर का जो 2 नंबर के प्रश्न काव्यांग गुण से आएंगे, 6 नंबर के छंद आएंगे और 8 नंबर के अलंकार आएंगे। अब बात यह आती है कि काव्यांग गुण। दोस्तों, पहले यदि हम गत सत्र की बात करें तो काव्य गुण और काव्य दोष दोनों हमारे पाठ्यक्रम में शामिल थे। इस बार कोविड-19 की गाइडलाइन के चलते या कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन हुआ था उसी के कारण और स्कूल लग नहीं पाए बच्चों के लिए, और उसी कड़ी में पाठ्यक्रम को संशोधित करना पड़ा। 60% पाठ्यक्रम रखना पड़ा है, तो वहां पे काव्य दोष को हटा दिया और काव्य गुण ही रखा गया है। आज हम बात करेंगे काव्य गुण की। काव्य गुण में से 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। एक पहला ये दो नंबर के प्रश्न आएंगे और दोनों ही एक नंबर के प्रश्न होंगे। एक प्रश्न आएगा, एक पद दिया जाएगा और उस पद में काव्य का जो काव्य गुण है उस काव्य गुण का नाम पूछा जाएगा। काव्य गुण ओज गुण हो सकता है, प्रसाद हो सकता है और एक माधुर्य हो सकता है। दूसरा प्रश्न आएगा, किसी एक काव्य गुण की ओज, माधुर्य और प्रसाद में से किसी एक काव्य गुण की परिभाषा उसमें पूछी जाएगी। तो अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, काव्य गुण की बात करते हैं। काव्य गुण में यहां हम देखें तो 2 शब्द हमारे सामने लिखे हैं। पहला शब्द है गुण, कि गुण किसे कहते हैं, काव्य किसे कहते हैं। हम पहले इन चीजों पर बात करेंगे ताकि हमारी एक जो बेस है, हमारा आधार है, हमारी जो परिचयात्मक जानकारी है वो थोड़ी मजबूत हो। गुण किसे कहते हैं? तो गुण दोस्तों किसी वस्तु, किसी पदार्थ या किसी चीज की जातीय स्वभाव, उसकी विशेषता, उसके लक्षण, उसके धर्म, उसकी तासीर और उसके स्वभाव का ज्ञान करवाने वाले जो तत्व हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? गुण। हम परिभाषा लिखते हैं, किसी पदार्थ के जातीय स्वभाव, किसी पदार्थ के जातीय स्वभाव, विशेषता, लक्षण, धर्म अथवा तासीर के बारे में जानकारी देने वाले तत्व ही गुण कहलाते हैं। दोस्तों देखिए, किसी पदार्थ के जातीय स्वभाव मतलब उस वस्तु का स्वभाव, उसकी जैसे लकड़ी है। अब लकड़ी चाहे पतली हो, मोटी हो, इमारती हो, किसी भी प्रकार की लकड़ी हो, तो उसका जातीय स्वभाव, उस लकड़ी का गुण क्या है, वो लकड़ी का स्वभाव क्या है कि वो लकड़ी जैसे आगे को पकड़ती है। लकड़ी को भले ही आप कितना काट दें लेकिन उसके अंदर जो आग है उस आग को नहीं काटा जा सकता। तो वो उसका जातीय स्वभाव, उसकी विशेषता, उसके लक्षण। अब जैसे लकड़ी में भी अलग अलग विशेषताएं होती है। कोई इमारती लकड़ी होती है, कई लकड़ियां इस प्रकार कहते हैं जिनसे फर्नीचर नहीं बनाया जा सकता। कुछ लकड़ियां बहुत, जैसे चंदन है वो बहुत सुगंधित होता है। उसके लक्षण, उसका धर्म से तात्पर्य यहाँ हमारा किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति से नहीं बल्कि उसके गुणों से है। उसकी प्रकृति अथवा उसके तासीर का मतलब होता है प्रकृति के बारे में जानकारी देने वाले तत्व ही क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। जैसे आग, अग्नि की तासीर कैसी है कि वो गर्म है। बर्फ की तासीर कैसी है कि वो ठंडी है। तो ये तासीर या स्वभाव है, उसकी जानकारी देने वाले तत्व ही क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। तत्व शब्द की शुद्ध वर्तनी इस प्रकार से, तत् धन त्वय, धन मतलब जोड़ का निशान, तत् धन त्वय, दोनों स्वर रहित व्यंजन अर्थात दोनों तय है और दोनों तय इस प्रकार का रूप धारण कर देंगे। यदि
आप इस प्रकार से तत्व शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अपने लेखन में ये शब्द प्रयुक्त करते हैं, तो कृपया इस शब्द को और सुधारें और इस प्रकार से लिखना और बोलना शुरू करें। अब दूसरा हमारा इसी कड़ी में हमारा दूसरा शब्द आता है काव्य। काव्य क्या है? हम काव्य गुण की बात कर रहे थे, तो पहले गुण, उसके बाद में हम काव्य की बात करेंगे। तो हम लिखते हैं कि काव्य क्या है? तो मानव हृदय को भाव अथवा रस की अनुभूति करवाने वाली रचना को ही काव्य कहा जाता है। मानव हृदय मतलब वो पढ़ेगा अथवा सुनेगा, श्रोता हो सकता है, पाठक, कि मानव का हृदय या मानव ने कोई चीज सुनी अथवा पढ़ी, तो उसके हृदय ने किस प्रकार के भाव ग्रहण किए अथवा किस प्रकार की रस की अनुभूति की, रस अर्थात आनंद की अनुभूति की, वही जो रचना है वह क्या कहलाएगी? काव्य कहलाती है। अब चूंकि काव्य दो प्रकार के माने जाते हैं, हमने तो पढ़ा है, एक तो काव्य माना जाता है पद्य रूप और दूसरा होता है गद्य। एक पद्य और गद्य, ये पद नहीं है, पद्य इस प्रकार से वर्तनी, इस प्रकार से दोनों ही इसके शुद्ध रूप है। पद्य काव्य कौन सा होता है? तो पद्य काव्य में लिखेंगे हमें कि क्रियापद एवं कारक चिन्ह को हमें परसर्ग भी कहते हैं। कारक चिन्ह को हमें परसर्ग भी कहते हैं। कारक क्रियापद एवं कारक चिन्ह अथवा परसर्ग से रहित रचना या बहुत कम प्रयोग वाली या बहुत कम प्रयोगी होने वाली रचना पद्य रचना मानी जाती है। दोस्तों यहां देखें कि पद्य किसे कहेंगे? क्रियापद एवं कारक चिन्ह। क्रियापद कि क्रिया के जो शब्द हैं, क्रिया वाले जो शब्द हैं जिनसे हमें किसी कार्य के होने या करने की अनुभूति होती है या उसमें होना या करना पाया जाता है, वो शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। और क्रिया शब्द अथवा कारक चिन्ह, कारक चिन्ह में जैसे का, के, की, में, पे, पर, से, के द्वारा इत्यादि जो शब्द हैं, उन शब्दों का या उन शब्दांशों का या उन चिन्हों का जहां प्रयोग नहीं होता अथवा बहुत कम प्रयोग होता है, तो वैसे वो रचनाएं कौन सी रचनाएं कहलाती हैं? पद्य रचनाएं कहलाती हैं। तो दोस्तों काव्य गुण के अंतर्गत हमने देखा कि गुण क्या चीज है, हमने देखा काव्य क्या चीज है, और काव्य के दो भाग होते हैं, मूलतः तो तीन भाग होते हैं, मूलतः इसके तीन भाग होते हैं, पद्य, गद्य और एक चंपू काव्य होता है। इसके बारे में अभी बात करते हैं। तो फिलहाल हमने जाना कि गुण क्या है, काव्य क्या है और पद्य रचना क्या होती है या पद्य काव्य है वो कौन सा काव्य होता है। अब हम बात करते हैं गद्य काव्य की। तो चूंकि पद्य काव्य में हमने देखा कि किसी प्रकार के क्रियापद अथवा कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता अथवा बहुत कम इनका प्रयोग किया जाता है, तो वो रचनाएं कौन सी रचनाएं मानी जाती हैं? पद्य रचना मानी जाती है। इन पद्य रचनाओं के उदाहरण या इसकी विधा के रूप में यदि हम देखें तो इसमें गीत, कविता, भजन, गीत है, कविता है, भजन है अथवा कोई भी छंदबद्ध रचना है, छंदों के नियम से आबद्ध जो रचना है वो रचना किस प्रकार की रचना मानी जाएगी?
पद्य रचना मानी जाएगी। अब बात करते हैं हम गद्य अथवा ये रूप गद्य रचना। क्योंकि अभी हमने देखा कि पद्य रचना में क्रियापद और कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता और इसी का उल्टा क्या होता है, गद्य रचना। तो जिस रचना क्रियापद एवं कारक चिन्हों क्रियापद एवं कारक चिन्हों अथवा परसर्ग कारक चिन्हों से युक्त रचना गद्य रचना मानी जाती है। गद्य रचना मानी जाती है। अब गद्य रचना, और जैसे इसमें हमने बात की कि गीत है, भजन है, कविता है, अथवा हिंदी भाषा के किसी भी एक छंद जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा, गीतिका, हरि गीतिका, द्रुत विलंबित, इन छंदों से बंधी हुई, छंद के नियमों से बंधी हुई कोई भी रचना है वो पद्य मानी जाती है। और गद्य क्या होगा, जिसमें क्रियापद एवं कारक चिन्ह से युक्त रचनाएं, उसमें का, के, की, में, पे, पर, से, के, द्वारा इत्यादि शब्दों का और धूमधाम से हम प्रयोग करते हैं। उनके बिना गद्य का जो शब्द संयोजन है वो उचित ढंग से नहीं बैठ पाता, तो उसे हम क्या कहेंगे, गद्य कहेंगे। गद्य में कौन कौन सी विधाएं जैसे शामिल होती हैं, मुख्यतः सबसे प्रचलित और सबसे प्रसिद्ध जो रचना है, जो लोक प्रचलित है, लोगों के अंदर सबसे ज्यादा और पढ़ी सुनी जाती है, वो है कहानी। उसके बाद में उपन्यास, उसके बाद में जैसे जीवनी, आत्मकथा, निबंध, लेख, संस्मरण, रेखा चित्र, व्यंग्य, और इसके साथ ही एक मुख्य विधा और है जिसे मोहन राकेश है, या हम कहें कि राहुल संकृतन है, इन लोगों ने उसे और एक विधा का दर्जा दिया। उस विधा को हम कहते हैं यात्रावृत्त या यात्रावृत्तांत इत्यादि। जो रचनाएं हैं वो रचनाएं किस श्रेणी में मानी जाती हैं, वो गद्य श्रेणी में मानी जाती हैं। अर्थात कोई कहानी है, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, निबंध, लेख, संस्मरण, रेखा चित्र, व्यंग्य अथवा या यात्रा वृत्तांत इत्यादि जो रचनाएं हैं वो गद्य की श्रेणी में आती है। इन सभी में क्रियापद एवं कारक चिन्ह अथवा परसर्गों का भरपूर धूमधाम से प्रयोग किया जाता है। इनके अभाव में हम ये कह सकते हैं कि क्रियापद और कारक चिन्हों के अभाव में गद्य की रचना बहुत कठिन अथवा या असंभव हो जाती है। इसलिए कारक चिन्ह और परसर्गों से युक्त जो रचनाएं हैं उसे हम क्या कहेंगे, गद्य रचना मानी जाती है। कुछ रचनाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें गद्य और पद्य दोनों देखने को मिलते हैं, उन्हें हम चंपू काव्य कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, चंपू काव्य, जिसमें गद्य भी देखने को मिलता है एक ही साथ ही और उसमें पद्य भी देखने को मिलता है, तो उसे हम चंपू काव्य के नाम से जानते हैं हिंदी साहित्य में। अब हम बात करते हैं काव्य गुण। देखिएगा, काव्यांग विवेचन पढ़ रहे थे, परिचय या काव्यांग विवेचन 16 अंक का, उसमें से काव्य गुण 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के। यहां हमने बात की सबसे पहले गुण शब्द की, कि गुण शब्द क्या होता है, गुण का अर्थ क्या होता है। उसके बाद में हमने बात की काव्य की, काव्य क्या चीज है, कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य तौर पर ये 2 प्रकार के, और तीसरा प्रकार इसका एक और माना जाता है जिसे हम चंपू के नाम से
जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि काव्य गुण क्या है। दोस्तों यहां क्रियापद शब्द है, देखिएगा क्रियापद, क्रियापद की यदि हम बात करें तो क्रियापद मतलब जाएगा, आएगा, करेगा इत्यादि जो शब्द हैं वो क्रिया शब्द माने जाते हैं। तो दोस्तों यहां हम बात कर लेते हैं 1 मिनट के लिए शब्द और पद की। कोई एक शब्द है, शब्द क्या है, वर्णों का सार्थक समूह है। जैसे हमने लिखा कमल, तो कमल यहां पर क्या है, शब्द है। दूसरा हमने लिखा सरोवर में कमल खिले हैं, सरोवर में कमल खिले हैं। यहां जो कमल शब्द है, यहां जो कमल आया है वो कमल पद कहलाएगा। क्योंकि यहां शब्द क्या था, अकेला। यदि कोई शब्द अकेला है तो वह शब्द माना जाता है, या वर्णों का कोई सार्थक समूह जो अकेला है तो शब्द माना जाएगा। और जब वह शब्द ये सेम ही है, जब वह शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है तो उसे पद कहा जाता है। तो क्रिया के जो पद है, क्योंकि जाएगा, तो जाएगा शब्द जो पद है वो कर्ता कर्म इत्यादि को प्रभावित करता है, इसलिए उसे क्रिया शब्द ने बोलकर हम क्रियापद के नाम से जानते हैं। अब आइए हम बात करेंगे काव्य गुण की। हर चीज के अपने अपने दोष और अपने अपने गुण होते हैं। तो काव्य के कुछ दोष भी होते हैं और कुछ गुण भी होते हैं। गुणों की संख्या चूंकि 3 ही मानी जाती है, दोष है वो ज्यादा है। फिलहाल इस सत्र 2020-21 में 12वीं कक्षा के हिंदी साहित्य विषय से और काव्य दोष नाम का जो पाठ्यक्रम में हिस्सा था उसे हटा दिया गया है। फिलहाल काव्य गुण ही रखा गया है। तो काव्य गुण, अभी हमने देखा था कि काव्य गुण किसे कहते हैं, किसी पदार्थ किसी वस्तु के जातीय स्वभाव, उसके विशेषता, उसके लक्षण, उसके धर्म, उसकी स्वभाव अथवा उसकी तासीर का एहसास, उसका अनुभव करवाने वाले तत्व ही गुण कहलाते हैं। काव्य किसे कहा था कि पाठक अथवा श्रोता, तो दोनों के लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं मानव, कि मानव या मनुष्य, कि मानव हृदय को भाव अथवा रस की अनुभूति करवाने वाले तत्व ही क्या कहलाते हैं, काव्य कहलाते हैं। अब बात आती है हमारी काव्य गुण की। तो काव्य गुण में हम दोस्तों क्या लिखेंगे, जब किसी रचना द्वारा, रचना गद्य भी हो सकती है और पद्य भी हो सकती है, जब किसी रचना द्वारा मानव हृदय, जब किसी रचना द्वारा मानव हृदय में, जब किसी रचना द्वारा मानव हृदय में उसके स्वभाव, धर्म, लक्षण, स्वभाव, धर्म, लक्षण अथवा तासीर का अनुभव या अनुभूति,
करवाया जाता है तो उसे करवाया जाता है उन तत्वों को किसी रचना द्वारा मानव हृदय में उसके स्वभाव, रचना के स्वभाव, धर्म, लक्षण अथवा तासीर का अनुभव करवाया जाता है। उन तत्वों को काव्य गुण कहते हैं। अथवा अर्थात हम ये कह सकते हैं अथवा लिख सकते हैं कि काव्य के स्वभाव, उसके धर्म, लक्षण अथवा उसकी तासीर का अनुभव करवाने वाले तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है। अर्थात काव्य के स्वभाव, लक्षण, विशेषता धर्म अथवा तासीर की अनुभूति कराने वाले तत्व ही काव्य गुण माने जाते हैं अथवा कहलाते हैं। अब बात करेंगे काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखेंगे संस्कृत के एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने अपनी पुस्तक या अपने ग्रंथ, यहां हम लिखेंगे अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में तीन काव्य गुणों का उल्लेख किया है। कितने काव्य गुण माने हैं मम्मट ने? 3 माने हैं। कौन सी पुस्तक में माने हैं? काव्य प्रकाश में। पहला माना है उन्होंने प्रसाद गुण, नंबर 2 पर माना है उन्होंने ओज गुण, और नंबर 3 उन्होंने माना है माधुर्य गुण। पहला गुण मम्मट ने कौन सा माना? प्रसाद गुण, दूसरा ओज गुण और तीसरा माधुर्य गुण। प्रसाद गुण वो है जिससे रचना को पढ़ते अथवा सुनकर ही, जिस रचना को एक बार पढ़कर अथवा सुनकर ही जब उसका अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो उस पद में प्रसाद गुण माना जाता है। जैसे हम रहीम के दोहे पढ़ते हैं, उनके नैतिक जो दोहे हैं कि बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल, या रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो ऐसे जो दोहे हैं, ऐसे जो पद हैं जिनको एक बार सुनकर अथवा एक बार पढ़कर ही कोई सामान्य बुद्धि वाला इंसान भी, सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी जब अर्थ ग्रहण कर देता है तो प्रसाद गुण माना जाता है। ओज गुण वह होता है, उस पद में पाया जाता है, ओज गुण उस पद में पाया जाता है जिसको सुनकर अथवा जिसे पढ़कर और पढ़ने वाले अथवा सुनने वाले के मन में जोश, जुनून, उत्साह, जज्बे से संबंधित और भाव उत्पन्न हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, तो वहां ओज गुण की प्रधानता मानी जाती है। जैसे हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात, हल्दी घाटी के युद्ध के दरमियान महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य और जो को लेकर एक दोहे की रचना की गई थी। वहां लिखा गया था कि
वह दौड़ दौड़ रण करता था, नहीं, वह दौड़ दौड़ रण करता था, वह हाँ, मेवाड़ केसरी देख रहा रण की में न केवल तमाशा था। मेवाड़ केसरी, केसरी का मतलब होता है शेर। मेवाड़ केसरी देख रहा रण में न केवल तमाशा था, वह दौड़ दौड़ रण करता था, वह मान रक्त का प्यासा था। तो इस दोहे को सुनकर अथवा इसे पढ़कर और मनुष्य के मन में जोश के भाव पैदा हो जाते हैं। और माधुर्य गुण जिसे सुनकर अथवा पढ़कर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, अथवा प्रेम से संबंधित जो भाव जागृत होते हैं, वहां माधुर्य गुण माना जाता है। जैसे बिहारी का एक सुप्रसिद्ध दोहा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। गोपिका लाल से, कृष्ण से बातें करने के लालच में और उसकी मुरली को छुपा देती है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, शोह करे भोहनी हंसे। सौगंध खाती है और आंखों ही आंखों में हंस देती है, कुटिल मुस्कान हंसती है। शोह करें भोहनी हंसे, देन कहे नट जाए। और जब कृष्ण देने के लिए कहते हैं तो मना कर देती है। तो ऐसे प्रेम की जहां उत्पत्ति होती है वहां पर माधुर्य गुण माना जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम परिचय के रूप में इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम प्रसाद गुण, औज गुण और माधुर्य गुण से संबंधित बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, शुक्रिया और बहुत बहुत अभिनंदन आपका।